मेरी सास बताती थीं कि असलम मुझसे शादी से कबल बहुत उदास रहते थे। वो आदम बेजारी की हद तक तन्हाई पसंद हो गए थे। अपनी वालदा तक से हफ्तों बात न करते, जिसकी वजह ये थी कि उनकी पहली बीवी ने उन्हें बेवफाई का जख्म दिया था। वो अपनी बीवी को बहुत चाहते थे, मगर वो किसी और शख्स के साथ चली गई तो उनका दिल औरत जात से खट्टा हो गया। असलम ने बीवी की बेवफाई का इतना सदमा लिया कि वो गोशा नशीन हो गए। हर माँ की तरह उनकी वालदा को भी अपने बेटे की रंजीदगी का गम था। वो चाहती थीं कि किसी तरह असलम दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए, लेकिन वो अब किसी तौर पर दोबारा घर बसाने पर आमादा नहीं थे। लगता था कि बीवी की बेवफाई ने उनसे खुशियाँ छीन ली थीं, सबसे मुंह मोड़कर तन्हाई से नाता जोड़ लिया। उन्हें दुख इस बात का था कि वो जिस जात पर हर शे वार करते थे, उसे हर सुख देते थे और खुद से बढ़कर चाहते थे, वही उनको दगा दे गई थी। बाजार में उनका एक छोटा सा होटल था जो उन्होंने औने पौने बेच दिया। सोचा कि किसके लिए कमाऊं और शब रोज मेहनत करूं। जब कोई दिलबर ना हो तो आदमी जिंदगी से बेजार हो जाता है। वो चलते वक्त की तेज रफ्तारी में भी साकित हो जाता है। असलम भी हर काम से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। सच है कि जब दिलदार न रहे तो दिन और रात दुश्मन बन जाते हैं। कितना दुख क्यों ना सहना पड़े, बिलाखिर बंदे को रोजी रोटी की फिक्र तो करना पड़ती है। चाय खाने की फरोख से जो रकम हाथ आई, उससे असलम ने कुछ कमाने का जरिया सोचा। वो भी अब सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए, जिनको हर हाल में पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी दरकार थी। अब दिल की ये कैफियत थी कि एक जगह करार से बैठने से माजूर थे। सोचा कि कोई ऐसा पेशा अपना लूं कि इस दिल बेकरार को बहलाने का सामान हो जाए। यही सोचकर एक सेकंड हैंड टैक्सी खरीद ली। वो इसे लिए दिन भर सड़कों पर फिरने लगे। होटल के मालिक से टैक्सी ड्राइवर बन गए। जिस रोज टैक्सी खरीदी उसे रगड़ रगड़ कर चमकाया। असलम की पुरानी गाड़ी शानदार हो गई। वो अब घर का रुख कम ही करते थे। घर की बजाय वो गाड़ी के अंदर ही सोना पसंद करते, जैसे किसी शिकस्ता दिल बच्चे को जी बहलाने के लिए खिलौना मिल गया हो। दिन भर ग्राहकों के हमरा रहने के बाद थक कर निसफ शब को गाड़ी बंद करके पिछली निशिस्त पर वो सो जाते थे। यूं तन्हाई का एहसास कदरे मान पड़ जाता। एक दिन खुद असलम ने मुझे बताया था कि मुसाफिर उठाने से पहले मैं एक नज़र सवारी पर ज़रूर डाल लेता था। कभी कभी तो ऐसी सवारी मिल जाती कि टैक्सी में बैठाते ही मोटर हवा से बातें करने लगती। हर ड्राइवर को ज़िंदगी की राहों पर तरह तरह के मुसाफिर मिलते हैं। कुछ वो जो दीनी मामलात ज़ेरे बहस लाते हैं, सियासी जहन रखने वाले जिनको अपने वतन अजीज़ के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। कभी तालिबे इल्म होते या फिर कॉलेज की शौक लड़कियां होती। कुछ तो ऐसी मासूमियत से बातें करती थीं कि दिल मोह लेती। वो उनकी मासूम गुफ्तगू को टेप करके फीते में बंद कर लेता, बगैर ये सोचे कि ऐसा करना इखलाकी जुर्म है और कभी मुझे ज़रूर इसकी सज़ा मिलेगी। हाँ, जब सबसे तकलीफ का लम्हात वो होते जब किसी जोड़े को उनकी मंजिल तक पहुंचाना होता, जो मशकूक रिश्ते से जुड़े होते थे, तब मैं उनके साथ बेतरतीबी से पेश आता। शायद ये मेरी बेवफा बीवी के सलूक का रद्द-ए-अमल था। आप इस बेवफा को अब तक भुला नहीं सके? मैंने बीवियों वाली रवायती जलन से मजबूर होकर सवाल किया। क्या वो बहुत खूबसूरत थी? हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिरेफ्ता था। पहले पहल मुझे उस औरत का अक्स गाड़ी के आईने में नजर आया। कहने लगे कि एक दिन गाड़ी में एक औरत और मर्द बैठे थे। गाड़ी चलाते हुए मर्द ने कहा कि गाड़ी रोक दो, मगर औरत ने उतरने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि उस होटल में मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ कमरा नंबर 17 में मेरे शौहर का दफ्तर है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो मेरा बुरा हाल कर देगा। ये सुनकर मेरा वजूद झंझा उठा। वो मेरी सवारियां थी और उनके हुक्म की तामील करना लाजिम था। मैंने गाड़ी को मोड़ा और उस वक्त गाड़ी में टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन था। आज किसी की बीवी किसी और के पहलू में थी, लेकिन ये उस वक्त ऐसे जुड़े बैठे थे जैसे कभी जुदा नहीं होंगे। मैं आईने में उनकी हरकत और सकनात का जायजा ले रहा था, तभी दिल में उस औरत के लिए नफरत उभरी। जी चाहा कि इसे बीच बाजार में उतार दूं, मगर मुझे सबसे काम लेना था। वो लोग अपना प्रोग्राम तय कर चुके थे। एक दूसरे अच्छे होटल के सामने अपनी मंजिल पर उतर गए और किसी की मंजिल खोटी कर गए। ताहम दौरान सफ़र इनकी गुफ्तगू हर्फ ब हर्फ टेप के फीते में कैद हो चुकी थी। उनको क्या खबर थी कि मुसाफिरों की गुफ्तगू टेप करना मेरा मशगला था, जिससे तन्हाई का गम गलत करके मैं ये गुफ्तगू वॉश कर दिया करता था। लेकिन आज मेरा इरादा कुछ और हो गया था। उनको उतार कर सीधा इस इमारत पहुंचा जहां कमरा नंबर 17 में मौसूफा के शौहर का दफ्तर था।
आपका नाम मोहम्मद अली है? जी हाँ, उसने शाइस्तगी से जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ काम है, ज़रा देर बाहर आइए। जब मैंने उसे मुख्तसरन बताया तो वो हैरत में डूब गया। मेरी टैक्सी में आकर बैठ गया तो मैंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। बीवी के साथ एक गैर शख्स की गुफ्तगू सुनकर उसका चेहरा मुतगय्यर होता जाता था। मैंने कहा, जनाब, मैं भी इसी तरह खूबसूरत नागिन का ढसा हुआ हूँ। क्या आप इस आवाज़ को पहचान रहे हैं जो आपके खिलाफ किसी गैर के सामने जहर उगल रही है? जी खूब अच्छी तरह। मेहरबानी होगी अगर तुम ज़रा देर मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। मुझे लगा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, फिर भी उसने हौसले से काम लिया। उससे उसकी बताई हुई जगह उतार कर मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर सुकून की नींद सो गया। उस रात मुझे खूब गहरी नींद आई। सुबह सवेरे हस्बे मामूल बेदार हुआ, नाश्ता लेकर आया। वहाँ से ताज़ा अखबार भी हाकर से ले आया और वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मेरी नज़र एक हौलनाक खबर पर पड़ी। तफसील पढ़कर मुझे पसीना आ गया। ये खबर उसी शख्स के बारे में थी। मोहम्मद अली ने इश्तियाल में आकर अपने 4 मासूम बच्चों को मां से महरूम कर दिया था। अब वो पुलिस की तहवील में था और अखबार में इस खातून के साथ उसके 4 मासूम बच्चों की तस्वीरें भी थीं। इस तस्वीर को देखकर मुझे अपने किए पर अफसोस होने लगा और आंखों से आंसू बह निकले। असलम ने शायद अपने इस राज का कभी किसी से इजहार नहीं किया था, तभी मनु बोझ उनके दिल पर रहता था। मुझे अपना जीवन साथी जानकर बात बता दी थी जो शायद उम्र भर वो किसी से न कह पाते। इस वाक़े के बाद उन्होंने टैक्सी बेच दी और दोबारा एक छोटा सा होटल खोल लिया। असलम की बातें सुनकर मैं बहुत अफसरदा हुई, लेकिन उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। इस बात पर मैं मुतमईन थी। कहने लगे, शुक्र है मुझे तुम जैसी अच्छी औरत बतौर शरीके हयात मिल गई, वरना शायद मैं उम्र भर शादी न करता। अम्मा ने कई बार मुझसे हाथ जोड़कर कहा था कि बेटा अब मुझ पर रहम कर लो और शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, अब इनकार मत करना। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहते देखकर मैंने उनकी बात मान ली। फिर एक नजर तुम्हें देखा तो दिल ने गवाही दी कि अम्मा ठीक कहती हैं, उनका इंतखाब सही होगा। जिन दिनों दूसरी शादी की सोच विचार में था, एक रोज का वाकया है। अम्मी जान मेरे लिए चाय बनाने किचन में गईं। मैं भी उनके पीछे गया। देखा तो उनके दुपट्टे में आग लगी हुई थी। उनका पल्लू जल रहा था, मगर उन्हें खबर नहीं थी। अगर मैं उस वक्त वहां न पहुंचा होता तो उस रोज मेरी माँ के साथ एक हादसा हो सकता था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं सारा दिन होटल पर होता था और वो घर में अकेली। ऐसे में बुढ़ापे की वजह से उन्हें कोई भी हादसा पेश आ सकता था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और अल्लाह ने मुझे तुम जैसी नेक बीवी दे दी। मैं बहुत गुनहगार हूँ, अपने ज़मीर का मुजरिम भी हूँ, जिसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर भी खुदा ने मुझे तुम जैसी बीवी इनाम की सूरत में दे दी और ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। तुम ये राज किसी को न बताना। मैंने तमाम उम्र अपने शौहर के राज को राज रखा और कभी इस वाक़े का किसी से जिक्र नहीं किया। आज जबकि असलम इस दुनिया में नहीं है, मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैंने कलम का सहारा लिया है, ताकि पढ़ने वालों को ये बता सकूं कि मर्द कभी बेवफाई को माफ़ नहीं करता। सारी बहनों से यही कहूँगी कि शादी से पहले 100 बार सोचें, मगर शादी के बाद किसी गैर का ख्याल भी अपने दिल में लाना के लिए ये किस कदर मुश्किल हुआ होगा। ऐसी बातें उन्हें दुख देती थीं, लिहाजा उन्होंने जो मुनासिब समझा वही किया। वो अपनी पहली बीवी के गम में थे, मगर शायद गलती उस औरत की भी थी जो गाड़ी में बैठकर अपने शौहर के ऑफिस का रूम नंबर बता रही थी। खैर, गलत तो उन दोनों का साथ जाना भी था, मगर गलती ये भी थी जिसने उस औरत को और उसके बच्चों को इस मुश्किल तक पहुंचा दिया। अल्लाह सब बेटियों को हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।